अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब स्पीकर रहेगा तो डिप्टी स्पीकर क्या करेगा, तो लॉजिक बात है वो जस्ट एज ए मेंबर काम करेगा, सामने आपके दिख रहा है, ठीक बात है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन का होगा, ये जो ट्रेडिशन लाएगा ये 1996 में लाएगा, इस चीज को लिखिए। जनरली ही इज द मेंबर ऑफ अपोजिशन, नॉर्मली ही इज द मेंबर ऑफ अपोजिशन होता है, ब्रैकेट में लिखिएगा 11th लोकसभा इलेक्शन, 11वीं लोकसभा के इलेक्शन 1996 के बाद इस चीज को ऐड ऑन किया गया है। 11th लोकसभा इलेक्शन के बाद इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इससे पहले क्या होते थे, इससे पहले दोनों सेम पार्टी के होते थे, ठीक है, जो थोड़ा सा गलत माना गया 96 में। नेक्स्ट है ऑब्वियस है किसको रिजाइन करेगा भाई, सीधी लोकसभा में कुछ भी तामझाम होगा सब किसका होगा, स्पीकर का होगा, ठीक है, कॉमन है। इसके वर्क सारे वही हैं, लॉजिक बात है, अगर इसको हटाना होगा तो सेम लिखो, रिमूवल सेम प्रोसेस, समझ गया, सेम प्रोसेस, वही 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना है और सारा तामझाम। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर सर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं है देन ऑप्शन क्या है, तो लॉजिक बात है, कॉमन सेंस क्या कहता, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कई बार ऐसा हुआ है कि वो नहीं है, तो छुट्टी, ताला बंद, चलो आज नहीं आया सर, सब्स्टिट्यूट क्या, किसको, कौन, किसको, सही बात है, किसको, बस सिंपल लॉजिक है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा या फिर सभी लोगों की एक्सेप्टेंस जिसको होगी। मैंने बोला सीनियर मोस्ट का जो क्लॉज है वो फिक्स क्लॉज नहीं है, आप लोगों के सीनियर मोस्ट कोई करेंगे नहीं, नहीं करना है यार मेरे को, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत फेमस है लेकिन वो सीनियर मोस्ट नहीं है, बात समझ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। जनरली जब ऐसा सब्सटीट्यूट होता है तो किसी फीमेल को बिठाया जाता है, दिक्कत ये होती है ना, फीमेल को बिठाने से सबसे फायदा क्या पता है, फीमेल को बैठाने से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती हैं, समझ गए। पहली चीज एक तो डिसरिस्पेक्ट का कंटेंट खत्म हो जाता है, भाई किसी को भी आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे स्पीकर बैठी हुई हैं जिनको लेकर के एमपी लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तो उनको लेकर के फिर वो आपका मोरालिटी का ग्राउंड पे उनको बाहर निकाल दिया गया, ऐसा बहुत फेमस वर्ड था, मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे लोगों ने बोला था इस चीज को लेकर, बहुत सारे लोग बैठते हैं। खैर क्लियर हो गया, तो ऐसा रूल क्या होगा, तो जनरली किसको होगा, सीनियर मोस्ट, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि सीनियर मोस्ट को बिठाया जाए, डिपेंड कि किसको बिठाया जाता, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर सबको क्लियर, ठीक। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की भी कहानी पूरी क्लियर हो गई थी आपको। चलो नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, नेक्स्ट ऑफिसर, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, संसदीय सचिव, संसदीय सचिव नाम से ही पता चल रहा होगा, इसको हम लोग लोकसभा का, मैंने शायद आपको लिखाया भी होगा राज्यसभा वाले में, याद है, जनरल सेक्रेटरी, इसको स्लैश करके लिख लीजिए कोई बात नहीं, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव बोलते हैं इसको, लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी। मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हैं कितने पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे आप खुद ही, ठीक है। अब लॉजिक बात है कि 550 लोगों ने जो भी काम किए उन कामों को ड्राफ्ट तो करना है, और ड्राफ्टिंग करने के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सिंपल जो पढ़ा लिखा बंदा होता है उसको कोई तो लीड करेगा, जो लीड करेगा वो उसका नाम ये है, इसीलिए ये इंडिया का ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट आईएएस होता है, ठीक है। तो ये परमानेंट पोस्ट होती है, ऑलमोस्ट लिखो, सीनियर मोस्ट आईएएस, सीनियर मोस्ट आईएएस। दूसरा ऑल डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ऑल डॉक्यूमेंटेशन वर्क, सभी जो डॉक्यूमेंट वाले काम होते हैं वो ये करता है, ऑल डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ठीक हो गया। तो जितना भी लिखा पढ़ी का काम करता है उसके लिए पढ़े लिखे लोग, तो इसलिए पार्लियामेंट लोकसभा की जो वैकेंसी आती है, तो लोकसभा में कई तरह की वैकेंसी आती है, एलडीसी की आती है, क्लर्क की, अरे लोकसभा का तुम तो खाली फोटो देखते हो ना, लोकसभा की वीडियो देखते हो कि वहां पे डिस्कशन, वो डिस्कशन होने के बाद बिल बना, बिल पे डिस्कशन हुआ, बिल पास हुआ, फेल हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ, बिल एक्ट में कन्वर्ट हुई, ये सारी चीजें लिखा पड़ी हैं कि नहीं, तो कोई तो चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर क्या होता है, ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं लोकसभा सेक्रेटरिएट। राज्यसभा लोकसभा का एक सेक्रेटरिएट होता है, उस सेक्रेटरिएट का जो लीडर होता है वो ये होता है जो आपने लिखा हुआ सेक्रेटरी, ठीक है, क्योंकि सारा काम तो चाहिए ना करने के लिए, तो ये होता है जनरल सेक्रेटरी। आपने नाम सुना होगा सुभाष कश्यप का नाम सुने, सुभाष कश्यप का नाम नहीं सुने आप लोग, कोई बात नहीं, लोकसभा सुभाष कश्यप, कोई बात नहीं, वो ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें एक बार पूछा हुआ है सिविल्स में क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ लोकसभा जनरल सेक्रेटरी, तो आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं उसको लीड करने के लिए जो बंदा वो ये है, ठीक हो गई बात। चलो अब आओ, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट होते हैं लीडर ऑफ हाउस, नेक्स्ट लिखो हेडिंग, बोलिए ऑफिसर चल रहे हैं। लीडर ऑफ हाउस का मतलब होता है सदन का नेता, सदन का नेता ऑटोमेटिकली होता है पीएम, लिख लीजिए पीएम,
ध्यान रखना यहां पे कंडीशन अप्लाई है ब्रैकेट में, इफ ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, इफ ही इज द मेंबर ऑफ अगर लोकसभा का मेंबर है तो जो सदन का नेता होगा वो कौन होगा, पीएम होगा। अब यहां पे क्वेश्चन है क्या सर लोकसभा का मेंबर नहीं हो तो भी कोई हो सकता है पीएम, तो आंसर है हाँ। एग्जाम्पल है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन वो पीएम थे। तो लॉजिक बात है कि जब भी लोकसभा के लीडर की बात आएगी तो वो पीएम होगा। अब लोकसभा का मेंबर है तो अच्छी बात है, मेंबर नहीं है तो भी वो राज्यसभा से तो आ ही रहा है एज ए पीएम, तो वो लोकसभा का तब उस सिचुएशन में बिकॉज वो मेंबर नहीं है तो वो लोकसभा का लीडर नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर आप लोकसभा से चुन करके एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी कहां से चुन के आए हैं, बनारस से, तो बनारस से लोकसभा के मेंबर है ना, तो वो लोकसभा के क्या होंगे, लीडर। मनमोहन सिंह कहां से चुन के आए थे, असम से, तो असम से चुन करके आए थे राज्यसभा से, तो वो क्या होंगे, लोकसभा के लीडर नहीं होंगे। तो उस सिचुएशन में लोकसभा का लीडर कौन होगा, तो एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द पीएम। इसको लिख लीजिए, इफ ही इज नॉट फ्रॉम द लोकसभा, इफ ही इज नॉट फ्रॉम द लोकसभा, अगर वो लोकसभा से नहीं है, नहीं है, देन एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द पीएम। एनी पर्सन, कौन से पर्सन, जो लोकसभा का मेंबर होगा उसी को ना भाई, ये तो कॉमन सेंस है ना, ऐसा थोड़ी किसी और को भी तुमको उठा के लीडर बना दिए। लोकसभा का जो मेंबर होगा उसी को तो बनाना है अल्टीमेटली। तो अगर लोकसभा के मेंबर में प्रधानमंत्री खुद नहीं आते हैं तो अपनी जगह किसी को भी बना सकते हैं जो लोकसभा का मेंबर है। समझ में आ गया सिस्टम, ठीक। दिस इज कॉल्ड क्या, लोकसभा का लीडर। नेक्स्ट आओ, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है, मैंने अभी आपको हाउस बताया था पार्लियामेंट में, देखो आपको एक बार दिखा दूं, वैसे तो जानते हैं आप ये चीजें, लोकसभा की आपको मैं दिखा दूं। अगर आप लोकसभा की इमेज देखेंगे, अरे स्पीकर फिर आ गया यार, हदों मैं लोकसभा डालूं। लोकसभा की इमेज देखिए, ये आपके सामने लोकसभा है, ठीक है, एक मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। ये लोकसभा है, हमेशा ये व्यू किसकी तरफ से है, स्पीकर की तरफ से है, इधर से दिख रहा है आपका। तो यहां देखिए स्पीकर बैठे हुए हैं सामने, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो ऑब्वियस बात है ये हिस्सा क्या होगा, राइट की लेफ्ट, ये राइट है स्पीकर का आपका, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों के, सर ये लेफ्ट है कि राइट है, ध्यान से, ये हिस्सा हुआ राइट, ये हिस्सा क्या हुआ, लेफ्ट। तो जो रूल होता है हमेशा आप ऐसे समझो इस तरीके से, इधर बैठती है कौन, गवर्नमेंट, और इधर हमेशा कौन बैठता है। अब आप चेक कर लीजिएगा इसको जाकर के घर पे, जब डिस्कशन होता है तो ऐसे करके दिखाया जाता है, बोलते हुए राहुल गांधी अगर बोल रहे होंगे या नरेंद्र मोदी बोल रहे होंगे, दोनों में लोकेशन चेक करिएगा, तो हमेशा राहुल गांधी आपको कहां मिल रहे होंगे, यहाँ पे दिखता है इधर साइड में, आप जाके ध्यान नहीं दियोगे यहाँ पे। और जो मोदी जी बैठते कहां बैठते हो, यहाँ बैठते हैं फ्रंट सीट पे सबसे आगे। ये भी डिसाइड होता है, ये जो आगे की सीट आप देख रहे हैं इसका भी डिसाइडमेंट होता है कि आगे कौन बैठेगा, इसके लिए भी परसेंटेज होता है। इसकी वीडियो बनानी थी, वो कैमरे का दिक्कत नहीं, बनाता है लोकसभा की वीडियो, मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक मिले थे। मतलब आगे कौन बैठेगा कोई तो डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा, कुछ तो रूल होता होगा, पोस्ट के हिसाब से हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, कुछ और रूल होगा, क्या रूल होता है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कौन आगे बैठता है, टोटल 9 सीटों में बताऊंगा, खैर वो तो ये समझ में आया। तो यहां पे बैठते हैं कौन है, स्पीकर साहब, यहां कौन डिप्टी स्पीकर, ये कौन बैठता है, पैनल होता है 9 लोगों का, ठीक हो गया यहां तक। क्या लिखे हो, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब अब समझो, ये वाला हिस्सा है ये किसके लिए, अपोजिशन के लिए है, और ये वाला पूरा हिस्सा किसका है, मान लीजिए गवर्नमेंट का। तो यहां पे जो लीड कर रहा है वो होगा लीडर ऑफ पार्लियामेंट विच इज कॉल्ड पीएम। तो इधर साइड में जो अपोजिशन होता है उसको भी लीड करने के लिए एक बंदा चाहिए, उस बंदे को क्या बोलते हैं, जो आपने लिखा हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन। ये पोस्ट हल्की पोस्ट नहीं होती, बहुत तगड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको लिखा दो, तो लिखो विपक्ष के लिए पहला जो कंडीशन होती है लिख लो, मिनिमम 10% ऑफ लोकसभा सीट बाय एनी सिंगल पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम 10% सीट्स इन लोकसभा बाय एनी सिंगल पार्टी, किसी भी सिंगल पार्टी को 10% सीट कम से कम लानी होगी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। इसीलिए जो हमारी लास्ट वाली लोकसभा थी उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। दो तरीके समझिए, पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका है 2019 के, अब हिसाब लगाइए लोकसभा में कितनी सीटें हैं मोटा मोटी, तो लॉजिक बात हुई 550 का 10% होता है 55, मतलब कोई भी अलायंस नहीं, कोई भी सिंगल पार्टी के पास 55 सीटें मिनिमम चाहिए, तब तो यहां बंदा लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं था, क्योंकि जो अपोजिशन में लास्ट पार्टी थी वो थी आईएनसी टॉप पे, जिसको मिली थी 49 सीट्स,
2019 इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो लॉजिक बात है 49 सीट के हिसाब से सीट्स नहीं मिल पाई, तो इसीलिए सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह से उनसे मोदी से मिलने गई थी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तो लॉजिक बात है अकॉर्डिंग टू रूल कोई भी नहीं हो सकता है। अब उन्होंने क्या किया था, यहां पे जो लोग थे इन्होंने मिल करके अपना खुद का क्या बना दिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया था। चौधरी साहब याद है, अधीर रंजन चौधरी, वो ये थे, बट वो ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, ठीक। अब बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को मिली हैं 99 सीट्स, लॉजिक है 55 सीटों से ज्यादा मिल गई एक पार्टी को। तो जब 55 सीट से ज्यादा मिल गई है तो इन्होंने मिल करके एक क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड अलायंस इंडिया। तो इंडिया में अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा, फला टिमका सब लोग हैं। तो इन सभी लोगों में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, आईएनसी। तो आईएनसी का लीडर कौन है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को इसीलिए इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब आया समझ में, ये लीडर ऑफ अपोजिशन को गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करेगी क्योंकि रूल आपके सामने 10% का मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई हो गया तो कहानी क्या है, क्या होता है, तो लिखो इट इज अ पैरेलल पोस्ट ऑफ द, या इट इज इक्वल टू द कैबिनेट मिनिस्ट्रियल पोस्ट, इक्वल टू द कैबिनेट मिनिस्टर पोस्ट, समझ गए। तो इंडिया में जो वैल्यू अमित शाह की है रैंक के हिसाब से, वही वैल्यू इंडिया में अपोजिशन के लीडर की होती है, ठीक होगी बात। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तो अंदर कैबिनेट मिनिस्टर में याद है कुछ मिनिस्टर वाली लेक्चर में, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और जितने भी आप नाम सुने हैं, इन सभी लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इनको जो फैसिलिटी, सैलरी मिलती है वो सारी चीजें किसको मिलेंगी, इन बंदे को, किसको, अपोजिशन के लीडर को, ठीक होगी बात। अब यहां पे क्वेश्चन आता है इस पोस्ट का होना क्यों जरूरी है, मेंस का क्वेश्चन लिखिए, व्हाई इट इज नेसेसरी या व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है, ऑब्वियस बात है बहुत जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सरकार अपने मन से अनसंड कुछ भी काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। रोकने के लिए कोई तो चाहिए, और कोई में कौन है, ये बंदा होता। तो लिखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट इज या इट वर्क एज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। यहां पे मैं गवर्नमेंट की इंसल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे लॉजिक बात है, गवर्नमेंट मनमाने काम ना करे, उसको रोकने के लिए कोई चाहिए तो वो ये बंदा होता है। सही बात है, समझ में आया, जरूरी। तो कभी भी आपसे पूछे तो बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए इमेज में सीधे समझ में आया। देखो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का ऑप्शन है, चलो ठीक है ऐसे ही देख लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, देखो is the parliamentary chairperson of the largest political party in the Lok Sabha that is not in the government। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ी बीजेपी है तो उसके लीडर कौन है, मोदी। वो क्या है ऑलरेडी, मोदी जी ये पीएम है, तो वो लीडर ऑफ क्या हुआ है, लोकसभा। अपोजिशन के लीडर में कौन होता है, प्रोवाइडेड दैट सेड पॉलिटिकल पार्टी हैज एट लीस्ट 10% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। क्लियर हो गया। तो 10% सीट का कंपल्सन होना चाहिए। राहुल गांधी इज करेंटली सर्विंग एज द लीडर ऑफ अपोजिशन राइट नाउ। क्लियर हो गया। तो राहुल गांधी की जगह कोई और भी हो सकता है, आंसर है हाँ, वो डिपेंड करेगा वो लोग मिलकर किसको बनाते हैं। अगर किसी और को चाहे तो अखिलेश यादव, जो भी, अगर मान लीजिए अखिलेश यादव कहां पे हैं, वो एमपी हैं, तो उनको बना दिया, कि चाहे जिसको बना सकते हैं। समझ में आई बात। बट लोकसभा का लीडर कौन होता है, वो पीएम होता है, ये फिक्स है। समझ में आ रहा है। तो एक आप कह सकते हो एक्स ऑफिशियो, याद है मैंने वर्ड बताया था, पदेन, कि जो पीएम होगा वो ऑटोमेटिकली होगा। तो लोकसभा का लीडर तो ऑटोमेटिकली पीएम होता है, लेकिन अपोजिशन लीडर डिपेंड करता है किसको। अगर 10% का है तो ठीक है, 10% का नहीं है तो समस्या। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट आओ, विप। नेक्स्ट हेडिंग डालो विप, WHIP। विप क्या होता है, बहुत फेमस है विप, WHIP। विप क्या होता है, लिखो असिस्टेंट लीडर इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, असिस्टेंट लीडर इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, असिस्टेंट लीडर इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई एक लीडर ऐसा होता होगा जो उस पॉलिटिकल पार्टी का विप कहलाता है। अब विप क्या होती है, सिंपल बात होती है, तो सिंपल है समझो, लिखो विच डिसाइड, हु डिसाइड्स, इसको लिख लो, हु डिसाइड्स ऑल द लायबिलिटी ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, हु डिसाइड्स ऑल द लायबिलिटीज ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। मतलब समझ में आ गया। मतलब ये हुआ कि उस पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी लायबिलिटी होती हैं, रूल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, वो डिसाइड ये करता है। जैसे आपने सुना होगा कि फला दिन इलेक्शन है, लोकसभा के अंदर वोटिंग है, तो सभी लोगों को आना है, ये बात कहने के लिए जो पोस्ट होती है उसका नाम होता है विप। इसका मतलब बीजेपी का भी कोई विप होता होगा,
कांग्रेस का भी, सपा, सबके अपने अपने होते हैं भाई, सीधी बात है। अगर मैं बात करता हूं इस समय अपोजिशन की पार्टी की, बीजेपी की बात कर लेते, तो टोटल बीजेपी के कितने मेंबर है राइट नाउ? एग्जाम्पल 250। बाकी 20-25 के होंगे, इनके होंगे, टीडीपी के होंगे 20-25, सबके होंगे, लॉजिक है। तो इन सभी अचानक से कल को मोदी जी के अगेंस्ट में अगर मान लो एक आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग होगी, तो वोटिंग में मोदी जी के सपोर्टर वोट करेंगे और मोदी जी के अगेंस्ट वाले वोट करेंगे, यही तो हिसाब बैठा। तो जो सपोर्टर वोट करेंगे वो टोटल, अभी बीजेपी के टोटल वोट कितने हैं, मतलब इसमें एनडीए के 300 और अपोजिशन में कितने 250। तो सिस्टम ये होगा, अगर 300 में से 30 लोग नहीं आए किसी रीजन से, तो लॉजिक का टोटल वोट मोदी के सपोर्टर कितने हो गए 270, और चाहिए कितने 72। तो लॉजिक बात है, सरकार गिर जाएगी कि नहीं? तो भाई साहब कुछ हो जाए, आपको उस दिन आना है, चाहे जो कोई मर जाए, कुछ से दिक्कत नहीं, आपको आना है। सिस्टम समझ रहे हो? तो इस चीज के लिए जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन होती है वो कौन रिलीज करता है? ये। ठीक सेम कहानी अपोजिशन वालों को बोलेंगे भाई साहब हो सकता है उसमें से ना आए, इनके सारे आ जाए तो सरकार गिर सकती है कि नहीं, तो इसीलिए व्हिप रिलीज किया जाता है। समझ में आ गया व्हिप? चलो, बहुत पूछा हुआ है व्हिप। अब आओ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, संसदीय कार्यवाही। इसकी लाइट बंद नहीं हो रही, पता चल रहा है ना, पता चले कि आवाज ही ना आए। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, संसदीय कार्रवाई। देखो प्रोसीडिंग्स में आपको मैंने बिलिंग प्रोसेस बता दी थी, टाइप ऑफ बिल और वो सब हो गए थे ना। ठीक, अब आओ फटाफट। नंबर 1 पहला लिखो क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर लोकसभा में, ध्यान से क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं लोकसभा राज्यसभा का सिस्टम क्या होता है, तो लोकसभा समझ लो, राज्यसभा सेम कॉपी करना है, ठीक है, कुछ नई चीज नहीं है। क्वेश्चन आर का मतलब देखो क्या कहता है, द क्वेश्चन आर यूज टू स्टार्ट एट 11 एंड कंक्लूड 12, यानी 11 से 12 जो दोपहर का टाइम होता है ना, वो क्वेश्चन आर होता है। कितने दिन? 5 डे। तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 से 12 बजे का जो टाइम होता है वो लोकसभा में क्या कहलाता? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर कहलाता। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट। 11 to 12 डैश M2F क्वेश्चन आर। ठीक हो गई बात? चलो, अब यहां पे होता है जब नाम है क्वेश्चन आर, इसका मतलब क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तभी तो क्वेश्चन आर कहा जा रहा होगा। तो लॉजिक बात, अगर क्वेश्चन होंगे तो सर क्या होते हैं क्वेश्चन, तुरंत इसी में लिखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से, मैं आपको सब बोर्ड पे दिखाई देता हूं, ज्यादा अच्छा है। अगर आ जाए तो बताना। लोकसभा का आ गया, पार्लियामेंट। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो छोड़ दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो पहले तो नॉर्मल पार्लियामेंट का सिस्टम समझो, वो इस तरीके से पार्लियामेंट चलती है आपकी, कितने बजे से कितने बजे तक अप्रॉक्सीमेट होता है। क्वेश्चन आर आपको दिया हुआ ऑब्वियस बात है, हाँ इसको भी रुक जाइए, स्टार्ट अनस्टार्ट छोड़िए। देखिए 11 से 12 क्वेश्चन आर है, 12 से 1 में 0 आर बोलते हैं, अभी बताऊंगा आगे। 1 से 2 के बीच में लंच है, 2 से लेके 4, 2 से 3, 4 देख रहे हो, ये सब क्या है ऑन फ्राइडे, यहाँ पे इतने दिन होता है, यहाँ पे होता है 0 आवर्स, कुछ अलग अलग होता है। यह लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। आपको अभी मैं क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे 2 चीज आई, 20 स्टार्ट एंड 230 अनस्टार्ट, ये कुछ होते हैं। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन में वहां पे पहला क्वेश्चन लिखिए स्टार्ट, सामने जो लिखा हुआ है STARRED, स्टार्ट क्वेश्चन। हिंदी में बोलते हैं तारांकित प्रश्न, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्ट क्वेश्चन। यानी पहला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? स्टार्ट, सिंपली है, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा होता है, ठीक बात है। बट अच्छा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होगा, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा मतलब काम का क्वेश्चन होगा ना, बट यहां पे ये होता है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। लिख लीजिए ओरल आंसर, डैश करके ओरल आंसर, समझ में आ गया? इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा है और वो पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर ओरली दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये हुआ तुम्हारा पहला क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन? लॉजिक बताइए, क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? कौन पूछेगा, किससे पूछेगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल बात है, अपोजिशन पूछेगा रूलिंग पार्टी से, और किससे? सरकार से तो क्वेश्चन पूछेंगे, सरकार अपोजिशन से क्या क्वेश्चन पूछेगा? बात समझ रहे हैं? तो रूलिंग पार्टी से पूछता है कौन? अपोजिशन। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आइए, नॉन स्टार्ट। नॉन स्टार्ट सामने लिखा हुआ है, नॉन स्टार्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो रिटन आंसर। रिटन आंसर, ठीक हो गया?
रिटर्न आंसर। तो लॉजिक बात है, एक चीज तुरंत यहीं पे एक बार सिविल्स का क्वेश्चन आ रखा था कि क्रॉस क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल। कहां पे? इन दोनों क्वेश्चन में क्रॉस क्वेश्चनिंग कहां हो सकती? स्टार्ट में। कॉमन सेंस समझ में, क्योंकि ओरल आंसर में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। आपने पूछा कि जो भी कुंभ में भगदड़ हुई है इसमें कितने लोग मरे, कितने लोग मरे के लिए डेटा चाहिए। डेटा के लिए आपको वहां के ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, तभी तो दे पाएंगे। तो जो मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो क्या बोले कि बॉस अभी मेरे पास इसका डेटा नहीं है, मैं इसका डेटा आपको दूंगा। तो लॉजिक बात है, रिटर्न डेटा आएगा, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग आप तुरंत कर सकते नहीं। बात समझ में? क्रॉस क्वेश्चनिंग है कुंभ मेले में भगदड़ के पीछे के रीजन बताइए। क्या कहा? तो आपने बताया कि ये रीजन था, भगदड़ थी, भीड़ थी, फलाड़े। ये आप तो अब भीड़ थी तो आपने कंट्रोल किए। जब अगर आपने बोला कि सर भीड़ थी, तो मैंने तुरंत वहां पे क्या पूछा कि आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो क्रॉस क्वेश्चन हो गई। ये कहां पे? जब ओरल आंसर निकल रहे हैं। अब आ रहा समझ में? तो पहला क्वेश्चन तो ये सीधी बात है, स्टार वाले के आंसर क्या होंगे? ओरल। नॉन स्टार वाले के क्या होंगे? रिटर्न। ये ध्यान रखना। ठीक होगी बात? चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा, इसकी तुरंत वही लिमिट लिख लो, यहां सामने जो लिमिट लिखी है, स्टार के ऊपर 20, यानी एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टार्ड, और 230 हैं नॉन स्टार्ड अनस्टार्ड, 230 अनस्टार्ड। सही बात है। 200 ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके आंसर तुरंत नहीं दिए जा रहे ना, रिटर्न आंसर आराम से हम आपको बताएंगे। तो सीधी बात है, क्वेश्चन आपने लिख के मेरे को दे दो, मैं आंसर बताऊंगा, तो टाइम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पे डिस्कशन कराना होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। दिस इज कॉल्ड 20 स्टार्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आओ, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस का मतलब लिखोगा मैक्सिमम 10 डेज या विद इन 10 डेज, ऐसा कर लिख लो, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 10 दिन का चक्कर क्या है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से आपको यह समझना होता है। एक चीज बताइए, आप लोगों ने कभी लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखी है? सबने ऑलमोस्ट देखी होगी। उसमें देखिए जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो एक चीज कहते हैं, ऐसे सामने एक पेपर पे पढ़ते हैं, पढ़ के बोलते हैं अब आपका नंबर। देखा आपने? अब आपका नंबर। तो सीधी बात है, उनके पास नंबर कहां से आ गया? या बोलते अब आपका टाइम खत्म, आप बैठ जाए, दूसरे का नंबर है, तो उनके पास आया कैसे? उनकी मर्जी, जिसको खड़ा कर दें भाई, कॉमन सेंस के साथ। फिर तो जिसको बीजेपी वालों को बताएंगे, कांग्रेस वालों को बोलने नहीं देंगे। पॉसिबल है? तो लॉजिक बात है, उनके पास एक दिन का क्या आ जाता है? ड्राफ्ट आ चुका है। वो जो ड्राफ्ट आता है उसमें उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछने के लिए अप्लाई किया था, और जो क्वेश्चन पूछने के लिए अप्लाई किया था उसकी लिमिट जो आपने लिखी है वो है 10 दिन। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको कम से कम 10 दिन पहले इंफॉर्म करना होगा स्पीकर को। कुछ को समझ में आ रहा है? आज है तारीख 1, 1 जन, मैं हमेशा एग्जांपल से लेके चलता हूं। 1 जनवरी को आप गए स्पीकर साहब के पास, स्पीकर साहब से बोला कि साहब मुझे मोदी जी से क्वेश्चन पूछना है। तो स्पीकर साहब पहले तो आपका क्वेश्चन देखेंगे, पूछने लायक है कि नहीं। हो सकता फालतू क्वेश्चन, तुम्हारा आटा है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन नहीं है। तो क्या क्वेश्चन पूछने लायक है? अगर है तो वो स्टार्ट है या नॉन स्टार्ट है? सीधी बात है। आपने पूछा कितने लोग हैं मरे, तो वो तो डेटा तो है नहीं ना भाई, तो उसका डेटा के लिए नॉन स्टार्ट, उसको किस में डालेंगे? नॉन स्टार्ट। या आपने डिसाइड करेंगे, स्पीकर डिसाइड करेगा। और स्टार्ट में कौन करेगा? ये भी स्पीकर डिसाइड करेगा। अब आज 1 तारीख है, तो आपका जो नंबर आएगा वो कम से कम 10 तक तो नहीं आएगा। 11, 12, 13 तारीख को कोई एक स्लॉट आपको मिलेगा कि भाई साहब 12 तारीख को सुबह 11:15 बजे आपका नंबर है। समझ में आ गया? तो जब 12 तारीख को लोकसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, तो 12 तारीख का जो पूरी प्रोसेस होगी, किसको किसको पूछना है उसकी लिस्ट तैयार है कि नहीं? 11 बजे एक्स, 11:10 पे वाई, 11:15 पे जेड। तो यही जेड बंदा था जो वहां पे मिला हुआ था 1 तारीख को। अब आ रहा कुछ कुछ? पक्का? तो ये जो होते हैं, यानी ये जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट नॉन स्टार्ट दोनों में 10 दिन की मिनिमम लिमिट है, मतलब 10 दिन से पहले नहीं पूछा जाता। बट कोई जरूरी नहीं है कि सारी जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो 10 दिन के बाद ही हो सकता है परसों कुछ हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और मुझे क्वेश्चन पड़ जाता, हो सकता है कि नहीं? भाई लॉजिक है, कल को गाजियाबाद में किसी रीजन से दंगे हो गए, राइट्स हो गए, और राइट्स में 20 लोग मर गए। तो लॉजिक बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी कि नहीं होगी? तो जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो क्वेश्चन होम मिनिस्टर से पूछेगा कि नहीं पूछेंगे? तो होम मिनिस्टर से पूछ करने के लिए हम 10 दिन वेट थोड़ी करेंगे यार। भाई मेरी जनता जो है, मैं मान लीजिए एमपी हूं गाजियाबाद से, तो मेरी पब्लिक मेरे से पूछ रही है आप क्या कर रहे हो? आप एमपी हो तो जाके पूछो। आपने बोला यार 10 दिन का चक्कर, कभी 10 दिन रुको, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो वो जो 10 दिन की लिमिट खत्म हो गई है, उस वाले क्वेश्चन को ये बोलते हैं जो आपने वर्ड लिखा हुआ है। अब आए समझ में? मतलब 10 दिन से कम अगर कोई इंपॉर्टेंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट नोटिस। समझ में आ गया? तो ये भी क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस। समझ में आता है? बताते चलना। इसके लिखिए मौखिक उत्तर, ओरल आंसर इसका भी आएगा। क्लियर हो गया?
तो ये 3 तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं जो क्या किए जा सकते हैं, पुटअप होते हैं। 20 to 30 याद रखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला आपका क्या, क्वेश्चन आर। क्लियर होगा सबको? दूसरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है जीरो आवर, लिखा हुआ जीरो आवर, इसमें हेडिंग डालिए जीरो आवर। नेक्स्ट टाइप जीरो आवर, शून्य काल बोलते हैं। जीरो आवर यानी शून्य काल, ये होता है ठीक 12 बजे का टाइम, एग्जैक्ट 12 बजे। बट जीरो आवर को बोला गया है 12 से 1 का टाइम, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 12 से 1। ठीक, वैसे तो 12 बजे के टाइम को ही जीरो आवर बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, जीरो आवर बहुत जगह यूज किया जाता है। तो जीरो आवर में लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन तभी तो टॉपिक डिस्कशन होगा ना। टॉपिक क्या, टॉपिक क्या, टॉपिक में क्या, कुछ ना कुछ पूछा गया होगा, उसी का तो रिस्पॉन्ड हो रहा होगा। सिंपल है, मैंने आपको बताया 10 दिन की मिनिमम लिमिट है स्टार्ट नॉन स्टार्ट में, 10 दिन से कम की लिमिट है शॉर्ट नोटिस में, और एकदम से इमरजेंसी का क्वेश्चन मेरे को कल ही कुछ हुआ है और आज पूछना है, तो ऑप्शन क्या है, तो वो ऑप्शन है जीरो आवर। समझ में आ गया? सिंपल है, मैं आज मेरे घर पे कुछ हुआ तो मैं जाऊंगा तुरंत आज मॉर्निंग में लोकसभा स्पीकर के ऑफिस कि सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है भाई साहब, और जो स्पीकर साहब है वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे क्वेश्चन की जो वैल्यू वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया 100 लोग खत्म हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 100 लोग अगर खत्म हो गए तो इससे तो रीजन पूछना पड़ेगा। इसके लिए ना तो मैं शॉर्ट नोटिस का वेट करूंगा, ना मैं स्टार्ट का वेट करूंगा, सीधी बात है, मैं जाऊंगा आज स्पीकर कि साहब मेरे को क्वेश्चन पूछना हो, स्पीकर साहब 12 बजे का टाइम अलॉट कर देंगे मुझे। समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें ब्रैकेट में लिखेगा पब्लिक इंपॉर्टेंस, लोक महत्व। समझ में आया? लोगों से रिलेटेड कोई मैसेज, जैसे आपने कहा जहरीली शराब से इतने लोग मर गए फला फला करके नहीं होते हैं, उस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहां पुटअप होते हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड जीरो आवर। यहां पर दिस लिखिएगा। अच्छी बात चीज है कि जो जीरो आवर वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय इंडिया, ये पूरी दुनिया को हमने दिया है, फर्स्ट पॉइंट। और ये 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1962 में जीरो आवर इंडिया में आया था। डन। नेक्स्ट आइए मोशन हेडिंग, मोशंस।